हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने लासा और मासा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर। ठीक है, लासा और मासा से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं आपको। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह बताए गए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो इसको तो आप जानते ही हैं कि प्लस माइनस और ये सब कैसे लगते हैं चिन्ह। ठीक है, अब व्यंजकों का जोड़ और व्यंजकों का घटाना जो है वो मैं आपको जब व्यंजक करवाऊंगी, बीजगणित का ये टॉपिक है, जब व्यंजक करवाऊंगी तो वहाँ पर ये टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर उसी में मिला दिया है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण में आपके कोष्टक वाले क्वेश्चन आएंगे, ब्रैकेट वाले। ठीक है, ब्रैकेट लगा होगा उसमें और उसमें सारी संक्रियाएं दी गई होंगी, प्लस माइनस सब कुछ दिया गया होगा, वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से पहले ये कि हमें संख्याएं पढ़ लेनी चाहिए। थर्ड टॉपिक आपका यही दिया गया है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि थर्ड चैप्टर आपका प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं। तो मैं आज इस चैप्टर को करवा रही हूँ और इसके बाद मैं आपका सेकेंड जो चैप्टर है उसका सरलीकरण और फिर उसके बाद आपका व्यंजक वाले क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब करवाऊंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो थर्ड चैप्टर है वो मैं पहले करवा दे रही हूँ, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें हैं मैथ से जुड़ी हुई, तो वो अगर पता होंगी तो हम ये सरलीकरण वगैरह हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आज देखना है कि संख्या क्या होती है। तो संख्या सभी जानते हैं, अगर केवल एक अंक लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1 लिखा है या 2 लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये अंक कहलाएंगे। ठीक है, एक डिजिट। ठीक है, अब संख्या क्या होगी, जब ये सब आपस में मिल जाएंगे तो संख्याएं बन जाएंगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 12 हो गई, ठीक है, 14 हो गई, ऐसे ही 16, ऐसे अगर इस 16 से 17 ये क्या हो गई, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, तो संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। संख्याओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजनरी नंबर्स। अब ये क्या होती है, रियल और इमेजनरी नंबर्स, इनको देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनका वर्ग करने पर हमें कैसा मान प्राप्त हो, धनात्मक मान प्राप्त हो। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं बोली जाती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें क्या हो, ऋणात्मक मान या फिर धनात्मक मान प्राप्त ना हो। ठीक है, धनात्मक मान को समझ लीजिए, अगर मान लो कोई संख्या लिखी है 4, ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, प्लस का माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और अगर -4 लिखा है तो सीधे सीधे ये माइनस का निशान लगा हुआ है, तो ये माइनस का ऋणात्मक समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लीजिए। पहला क्या दिया है, 3 दिया गया, 3 का अगर वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 9, प्लस का आ रहा है ना 9, तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। अगर 4/7 का वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, वर्ग करने का मतलब है कि उस संख्या में, मतलब उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 4/7 गुणा 4/7, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 4 चौके 16 और 7 सत्ते 49। तो देख रहे हैं आप 16/49 आया, ये क्या है, प्लस का ही मान तो है, कहीं माइनस का चिन्ह लगा है, नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ऐसे ही देख लीजिए -2 को, तो -2 मल्टीप्लाई -2, ये मैंने आपको बताया है कि जब गुणा में हो, माइनस माइनस का गुणा आपस में करना हो, तो जो माइनस का चिन्ह है यानी कि माइनस में मल्टीप्लाई माइनस का होगा, तो ये जो माइनस का चिन्ह किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का, और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 निकल आएगा। ठीक है, ये क्या मान प्राप्त हुआ, धनात्मक प्राप्त हुआ ना, ऋणात्मक तो हुआ नहीं, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। और अगर 8 का देखें तो 8 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है, 64, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं काल्पनिक संख्याओं पे। तो काल्पनिक संख्याएं समझ गए थे जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त नहीं होगा। अब जैसे -4 है, -4 वो भी रूट के अंदर है, तो √-4 का जब वर्ग करोगे तो क्या होगा, आपका रूट हट जाएगा। देखो रूट क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि उस संख्या पर 1/2 घात है। ठीक है, तो जब भी आपका रूट, अगर ये मान ली, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 के ऊपर घात क्या, 1/2। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है इसका। अगर जब सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 की घात 1/2, और जब घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाता है उसका आपस में, 2 यहाँ पर आ जाएगी ऊपर वाली घात, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर -4 बचेगा। ठीक है, तो ये कैसा मान हुआ, ऋणात्मक मान हुआ। अगर इसको सीधी सरल भाषा में समझना है आपको तो सिर्फ इतना समझ लीजिए
कि माइनस जो रूट के ऊपर अगर हम वर्ग का निशान लगा देते हैं तो रूट वर्ग से हट जाता है और जो अंदर वैल्यू लिखी होती है वही मिल जाती है। ठीक है, तो -4 ही मिल जाएगी। कैसी मिली? ऋणात्मक मिली ना। तो ये क्या होगी? ये काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, यानी कि इमेजनरी नंबर होगा। ऐसी अगर हम रूट -7 की बात करें तो √-7 से भी आपका वर्ग करने पर कितना मिलेगा? -7 मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक मान मिला। ऐसी अगर √-1 की बात करें तब भी आपका कितना मिलेगा? वर्ग करने पर -1 ही मिलना है। तो क्या हो जाएगी? ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इन्हें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर आई आपको लिखा मिल जाता है तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जो वास्तविक संख्या है इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है आपका परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय को इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन इस चीज़ को भी याद रखना है कि Q बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर हम कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो मान कितना आता है? इनफाइनाइट आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दे दें, 4 का दे देंगे तो कितना आएगा आपका? वहाँ पर 0 ही आना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 4 से अगर हम 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि Q बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अगर परिमेय संख्या की बात हो रही है तो ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जाएंगी। अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, 22/7 P/Q के रूप में है, -3/2 P/Q के रूप में है, 4 P/Q के रूप में है, √9। अब √9 कैसे है या फिर 4 कैसे है? तो देखो, कोई भी संख्या सिंपल लिखी हुई है, इसके नीचे हमेशा किसको मान सकते हो? 1 को मान सकते हो। ठीक है, तो ये बन गई आपकी परिमेय संख्या। ऐसी 4/1 हो जाएगा, √9/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? √9/1 को अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3, और 3/1 ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक कंडीशन और होती है, क्या होती है? इस तरीके से संयुक्त भिन्न में लिखी हुई है तो भी इसको सॉल्व कर लोगे। 3 एकम 3 और 1 और 3 एकम 3 और 2 5/3 बन जाएगी। तो ये भी आपकी क्या बन गई? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आपको अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी मिल जाए, यानी कि पॉइंट के बाद चलती जा रही है 3 बार, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि .3 के ऊपर बार लगा दो। ये बार का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यू आगे बार बार 3 जो है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसी संख्याएं होती हैं वो आपकी शांत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नंबर 3 जो है फिक्स हो गया है, यानी कि शांत हो गया ये, लेकिन रिपीट होता जाएगा आगे तक। ऐसे नीचे देखो तो इसमें क्या है? 2 डिजिट हैं आपकी, 25 25 25 बार बार रिपीट हो रही ना, ये शांत संख्याएं हैं। तो जो शांत संख्याएं होती हैं वो भी आपकी किस में आती? परिमेय संख्याएं में आती हैं। ठीक है, और जो अशांत होंगी इसके अपोजिट वो आएंगी अपरिमेय में, उनको मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, उससे पहले देख लो अपरिमेय के एग्जाम्पल। ठीक है, अपरिमेय के एग्जाम्पल क्या है? पाई अपरिमेय होता है, ई अगर कहीं लिखा मिल जाता है तो वो अपरिमेय है। ठीक है, √2, रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो जिसका मतलब रूट से बाहर मान नहीं निकल रहा है आपका, ठीक है, तो वो आपकी अपरिमेय में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर √9 लिखा था, तो अब अगर आप अंडर हटाते तो कितना आपका निकल आ जाता? 3 निकल आता ना, अंडर रूट से मान निकल आता बाहर आराम से 3, तो ये आपकी परिमेय हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से अभाज्य संख्या इसके अंडर रूट में लिखी हुई है तो वो तो बाहर नहीं निकल सकती है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय में हो जाएंगी। ठीक है, अपरिमेय के यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अशांत संख्या को समझ लीजिए, मतलब जो संख्या में रिपीट तो होता जा रहा है अंक, लेकिन क्या बदल रहा है। देखो, कहीं 4 था, फिर 5 हुआ, 6 7 9, मतलब बार बार अंक बदल रहा है, यानी कि शांत नहीं हुई है अभी संख्या, तो वो संख्या क्या होती है? अशांत संख्या। और ये अशांत संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ गई। अब वो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी किस में आएंगी? परिमेय संख्याओं में आएंगी। ठीक है, अब उन्हीं की तरफ चलते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये संख्याएं 1 से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसमें अब आप ये समझ गए होंगे कि 1 से शुरू हो रही है ना,
एक से शुरू हो रही है, अनंत तक जा रही, तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक कौन सी होगी आपकी? एक ही होगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक क्या है आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? ज़ीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो को अगर हम मतलब प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को ऐड कर लें तो वो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि ज़ीरो क्या है? ज़ीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप भूल जाते हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि जीरो आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से बात क्लियर भी हो रही होगी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है आपकी? ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो से छोटा कोई है ही नहीं पूर्ण संख्या में। सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या? ज़ीरो है। और ज़ीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और आए हुए भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक में क्या होता है आपका? सारी पूर्ण संख्याएं ले लो। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं लेने के बाद क्या करेंगे? ऋणात्मक जो भी उनके मान होंगे वो ले लेंगे, वो कहलाएंगे पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, पूरी संख्या है, पूरा अंक, चाहे भले ही वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो हमें नहीं मैटर करता है, बस हम वो पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, वो पूर्णांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या रेखा पर दर्शाने की कोशिश की है, ज़ीरो बीच में होगा, इधर आपका चलेगा धनात्मक मान, इधर चलेगा ऋणात्मक मान। ठीक है, जो धन वाले होंगे उनको बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, जो ऋणात्मक वाले होंगे वो बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए, जैसे एक छोटा है आपका, एक से इधर बढ़ेंगे दो बड़ा हो जाएगा, तीन, तीन दो से बड़ा है, चार की तरफ जाए, मतलब जितना आगे बढ़ेंगे इधर तो मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब अगर हम 6 को और 1 को कंपेयर करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 6 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 क्या है? 1 से बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें माइनस की तरफ, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये मान क्या होंगे? घटते जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम -5 को -1 से कंपेयर करें तो इसका मतलब देखो, ये तो आप समझ आए कि माइनस का और प्लस में क्या है? माइनस वाला ऑटोमेटिक छोटा होगा ना प्लस की अपेक्षा। तो अगर हम 3 को और इधर के 3 को कंपेयर करें तो इधर का 3 बड़ा है, ये बात तो समझ में आ ही रही है। इधर का अगर 1 और इधर का -5 कंपेयर करें तो क्या होगा? 1 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि माइनस और प्लस के आपस में अगर हम कंपैरिजन करें तो माइनस वाले वैल्यू छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस माइनस का ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ से हमने -1 उठा लिया और यहाँ से हमने -10 उठा लिया, ठीक है, ये मानो 10 उठा लिया, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसमें बड़ी संख्या होगी आपकी -1 और छोटी संख्या कौन सी होगी? -10। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे मान क्या हो जाएगा आपका? घटता जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा मान इसमें क्या होगा? ऋण में अगर आप देखेंगे तो -1 बड़ा होगा, उससे छोटा -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, फिर -4, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मान घटता जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हैं, अभी पूछे जाएंगे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन छोटा है या कौन कंपैरिजन करने को आएगा ना, तो वहाँ पर आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो अगला चैप्टर है वो यही है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा है सम संख्याएं। तो सम संख्याओं के बारे में जानते ही होंगे कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, यानी कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसी मान लो अगर मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, 2 से कट जाएगी ना। अब यहाँ पे क्या, आप 2 का विभाज्यता का नियम याद रखना। मान लो कोई बड़ी सी मैंने संख्या लिख दी, ठीक है, अब ये क्या 2 से कटेगी कि नहीं? तो आप इकाई के अंक को पकड़ोगे और इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा होगा तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ है 21,678, ये पूरी क्या है? सम संख्या है। ठीक है, ऐसी विषम संख्या क्या होती? जिसमें 2 का भाग ना जाए, यानी कि जो 2 से पूरी पूरी ना कटें, तो वो होती हैं विषम संख्या। ये आपकी 1 से शुरू होगी, 1, 3, 5, 7, 9 और आगे तक चलती चली जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे छोटी आपको मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे। तो लासा और मासा में सबसे पहले मैंने आपको भाज्य और अभाज्य करवा दी थी, लेकिन चलिए एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है कि कम से कम उसके पास कितने गुणनखंड मिलने चाहिए?
3 गुणनखंड तो होने ही चाहिए उसके पास, ठीक है। या फिर इस चीज़ को ही समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर लो, जो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रही हो, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में 4 दिख रहा होगा, 4 से पहले आपको कोई नहीं मिलेगी। जैसे अगर 2 को उठाओगे तो 2 देखिए किससे कटेगी, एक तो 1 से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी। इसके अलावा 2 किसी से कटती है, नहीं कटती है। 3 की बात करो तो 3 भी क्या है, एक तो 1 से कटेगी, एक 3 से कटेगी, और किसी से कटेगी, नहीं कटेगी। लेकिन 4 क्या है, 4 देखिए 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। ऐसे अगर 6 की बात करें तो 6 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी और 6 से भी। 9 की बात करो तो 9 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 12 से भी होगा। अगर 12 की बात 9 है, 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। और अगर 12 की बात करें तो 12 को देखिए 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो 12 क्या है, 12 भी क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य है, ठीक है। यानी कि जो 1 से भी विभाजित हो रही हो, स्वयं से भी हो रही हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो रही हो, वो कहलाती हैं भाज्य संख्या। यानी कि 3 फैक्टर आपको मिल जाएंगे, कम से कम 3 फैक्टर, ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो जाए वो नहीं देखना है, बस कम से कम 3 होने चाहिए उसके पास। अब अभाज्य की बात करते तो अभाज्य के पास क्या होता है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2, यानी कि जो केवल 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, ठीक है। तो समझ गए होंगे वहाँ पर कितने फैक्टर चाहिए थे, कम से कम 3 फैक्टर, और यहाँ पर केवल 2 फैक्टर ही चाहिए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2 को देखिए तो देखिए 1 भी है और 2 भी है, ठीक है। एक तो 1 से कट रहा है और एक स्वयं से कट रहा है, ऐसी 5 तो जो 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ठीक है। यानी कि ये अन्य किसी संख्या से विभाजित होंगी ही नहीं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लो, 1 तो देखिए 1 के पास क्या आपको कभी 2 फैक्टर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, एक तो 1 ही मिलेगा और स्वयं भी वो 1 ही है, ठीक है ना। 3 फैक्टर मिलेंगे तो 1 जो है ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य में आएगा, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। नेक्स्ट है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं इसमें आती हैं को प्राइम फैक्टर में, जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड का जो मासा होता है वो होता है आपका 1, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसे गुणनखंड इसके अंतर्गत आएंगे जिनका मासा क्या हो 1, ठीक है। तो 2 और 3 आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है, इनका मासा 1 है, ठीक है। 5 और 7 यानी कि 5 और 7 का मासा निकालोगे तो क्या होगा, 1 निकल के, यानी कि 2 अभाज्य संख्याएं, आपको 2 अभाज्य संख्याओं का पेयर समझ सकते हो, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं को पेयर जिनका मासा क्या होगा 1 होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो देखिए पहला क्या है, 1 क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है आपकी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते, अच्छा पाई का याद रखना कि पाई तो अपरिमेय है लेकिन पाई का मान क्या होता है 22/7, और ये 22/7 आपकी किस में आ जाएगी, परिमेय में आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 22/7 परिमेय में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पर। तो पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है, पूर्ववर्ती यानी कि एक पहले का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 21 दिया या 22 या 24, कोई भी संख्या 25 ले लो, ठीक है। तो 25 की अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछी जाए तो क्या करेंगे, संख्या 25 है, पूर्ववर्ती के लिए -1 कर दो, यानी कि एक पहले वाली तो कितनी निकल आएगी आपकी 24, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे 32 दे दिया जाए तो 32 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अनुवर्ती संख्या पर। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती मीन्स होता है कि एक अधिक, ठीक है। 25 का ही एग्जाम्पल ले लेते सबसे पहले। 25 में क्या किया था, 1 माइनस किया था, कितना आया था 24 आ गया था, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या की। तो 25 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1, और कितना आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई भी संख्या हो उसकी उत्तरवर्ती पूछी है यानी कि एक आगे बढ़ जाना है, ठीक है, एक ऐड कर देना है उसमें। और अगर पूर्ववर्ती पूछी जाए उसमें से उसी संख्या का तो एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है ये वाला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच आपकी असंख्य परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आएंगी। जैसे मान लो लिख के भी दे देता है वो
3/2 दे दिया आपसे, ठीक है, या कोई भी दे दे, 4/5, कोई भी संख्या दे दे, परमेय 2 परमेय संख्या दे दे आपसे और पूछे कि इनके बीच कितनी परमेय संख्या आएंगी, तो इनके बीच असंख्य परमेय संख्याएं आती हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी परमेय संख्या दी है, मान लीजिए आपको कोई भी परमेय संख्या 2/3 दे दी, ठीक है, अब इसके समतुल्य परमेय संख्या पूछी जाए तो क्या करोगे आप, इसके अंश और हर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2/3 में अगर हम 2/2 और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर जिसका करेंगे नीचे भी उसी का करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 4/12, ठीक है। अगर 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी 3 तिरका 9, तो 6/9 बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कहने का कि अगर आप 6/9 और 4/12 को सॉल्व करोगे ना, मतलब इसको डिवाइड कर दोगे, जिससे ये कट रहे हैं 2 से कट जाएगा ना ये, तो यहाँ पर फिर वापस से आपको 2/3 ही मिल जाएगा। अगर 6/9 को फिर 3 से काट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। तो यही समतुल्यता होती कि ये जो है ना परमेय संख्या आपस में क्या है, बराबर हैं। कौन कौन सी, 2/3 हो गई आपकी, 4/12 हो गई, ठीक है, 6/9 हो गई, ठीक है, बराबर हैं कि नहीं। इसको अगर डिवाइड करो तो यहाँ पर भी आपको 2/3 मिल जाएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो भी आपको 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं 10 होती हैं, या फिर 20 होती है, या फिर 111, या फिर अनंत। तो इसके बीच आपकी अभी बताया था कि 2 असमान या 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है, तो देखिए क्या है, -4/9, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें क्या हो, -4 से छोटा मान हो, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, पहला है -1/9, तो अभी आपको बताया था पूर्णांक में कि माइनस का 1 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है। माइनस का 1 बड़ा है ना, तो यानी कि जो -1/9 है ये बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी, और हमें चाहिए क्या, छोटी, ठीक है। आपका माइनस चिन्ह में अगर कोई बड़ा मान लिखा हुआ है और अगर माइनस चिन्ह में कोई छोटा मान लिखा हुआ है, तो जो बड़ा मान होगा वो हो जाएगा आपका छोटा, और जो छोटा मान लिखा हुआ है वो हो जाएगा बड़ा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में तो आपका प्लस का दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड में क्या है, 4/9, ये प्लस का मान है, ये भी बड़ा ही होगा, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, -7/9, तो -7 और -4 को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सी बड़ी होगी, 4 वाली बड़ी होगी, 7 वाली छोटी होगी, हमसे छोटी पूछी गई थी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है, किसके, -24/45 के। तो अगर इसको काटना चाहो तो ये किससे कट रही है, 3 से कट रही है ये, ठीक है। 3 से काट के देख लो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी कि -8/5 मिल गया मान। -8/5 कहीं ऑप्शन है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी कि सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो कौन सी होती है वो होती है 2, ठीक है। 21 की अनुवर्ती संख्या, यानी कि 21 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, और इस 22 की भी अनुवर्ती पूछी है, यानी कि क्या, 23, ठीक है। 23 आंसर इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऋण पूर्णांक संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या पूछी है, ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो अब पूर्णांक देखो आप, अगर -3/5 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा मान, यानी कि दशमलव में, तो ये तो पूर्णांक होगा नहीं, ठीक है। -6 ये पूर्णांक है, ठीक है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो है नहीं। 0 क्या है, 0 पूर्ण संख्या, ये ऋण नहीं है, ठीक है, पूर्णांक भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। 0 आपका पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या है, अब इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 6 है, -2/3 है, √7 है, 5/4 है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, 1 से शुरुआत होगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, ठीक है। तो आपका कौन सी प्राकृतिक हो जाएगी, 6।
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो 0 तो पूर्ण संख्या ये तो होती नहीं है, -1 क्या है, पूर्णांक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सा वाला। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्या है, 1 है, 1 क्या है, अभाज्य है, भाज्य है या ना भाज्य, तो कौन सा इसमें होगा सही, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं, तो कोई भी संख्या आपको दी जाए और उसके बीच में परमेय संख्या पूछी जा रही है तो उसका आंसर अनंत ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परमेय संख्या 30/42 की समतुल्य संख्या है, तो 30 क्या लिख लो, 42 लिख लो। अब ये किससे कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है। ठीक है, और बड़े से काटना चाहो तो 6 की टेबल में दोनों चीज़ें आ रही हैं तो 6 से भी कट रहा है। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, यानी कि 5/7। 5/7 कहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि सा वाला ऑप्शन, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पूर्णांक और परमेय संख्या से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।